जय हिंद, वंदे मातरम। लाइन डायग्राम में जो 3 तीर लगे हैं, वे नकदी के फ्लो या कैश फ्लो की दिशा बताते हैं। सिर्फ अंकों से ही पूरी बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह के संदर्भ के बाहर शब्दों का अर्थ घूम जाता है, महत्वपूर्ण तो वह कहानी है जो अंक या शब्द बता रहे हैं। किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंकों को पढ़ना कहानी खोजने की तरह है। पैसा किस ओर जा रहा है, इस बात की कहानी। 80% परिवारों की फाइनेंशियल कहानी यह होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। बहरहाल उनकी यह कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि वे अपना जीवन एसेट खरीदने के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदने में लगा देते हैं। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट, जॉब, इनकम ओनली सैलरी, लॉसेस, टैक्स, किराया, किराना, यातायात, कपड़े। बैलेंस शीट, एसेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह एक मिडिल क्लास व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट, जॉब, ओनली सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉर्गेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड कर्ज, स्कूल लोन। लॉसेस, टैक्स, मॉर्गेज पेमेंट, कार लोन भुगतान, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, स्कूल लोन का भुगतान। यह एक रिच आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम, किराए से इनकम, डिविडेंड से इनकम, ब्याज से इनकम, रॉयल्टी से इनकम। लॉसेस, ओनली टैक्स और मॉर्गेज भुगतान। बैलेंस शीट, एसेट, रियल एस्टेट एसेट, शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स, बौद्धिक संपदा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉर्गेज, उपभोक्ता लोन, क्रेडिट कार्ड्स। जाहिर है इन सभी लाइन डायग्राम को कुछ ज्यादा ही सरल बनाया गया है। हर एक को जिंदा रहने के लिए बहुत से बाकी खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। ये लाइन डायग्राम बताते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास और अमीर आदमियों के जीवन में पैसा किधर से आता है और किधर जाता है। कैश फ्लो ही ये कहानी बताता है कि कोई व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने ये अध्याय अमेरिका के सबसे अमीर लोगों से शुरू किया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि मैं लोगों की इस आम सोच को गलत साबित करूं कि पैसा सारी समस्याओं को सुलझा देता है। इसलिए मैं सिर जाता हूं जब भी लोग मुझसे पूछते हैं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाए या उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं कि मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन प्राय ज्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। वास्तव में इससे समस्या बढ़ सकती है। पैसा अक्सर हमारी दुखद इंसानी कमजोरियों व खामियों को उजागर कर देता है और हमारे ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालता है जिनसे हम अनजान रहते हैं। इसलिए जब किसी व्यक्ति को अनजान भारी दौलत मिल जाती है, मान ले विरासत, भारी वेतन वृद्धि या लॉटरी के कारण, तो बहुधा जल्दी ही वह पहले जैसे या उससे भी बुरे फाइनेंशियल झमेले में पहुंच जाता है। पैसा सिर्फ आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को ज्यादा उजागर करता है। अगर आपका पैटर्न पूरी कमाई को खर्च करना है, तो संभावना इस बात की है कि आपकी आमदनी बढ़ने पर आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। इसलिए यह कहावत बनी है, मूर्ख और उनका पैसा एक बड़ा जश्न है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूली और पेशेवर योग्यताएं हासिल करने के लिए स्कूल जाते हैं। निश्चित रूप से ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अपनी पेशेवर योग्यता से ही हम पैसे कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में मैं हाई स्कूल में था। तब अगर कोई पढ़ने में होशियार होता तो ये माना जाता कि वह होनहार विद्यार्थी आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इसी पेशे में सबसे ज्यादा पैसों का वादा नजर आता था। आज डॉक्टर ऐसी फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन के लिए भी नहीं चाहूंगा। बीमा कंपनियां कारोबार को कंट्रोल कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का मैनेजमेंट, शासकीय हस्तक्षेप और अदालतों में मुआवजे के दावे। आज बच्चे मशहूर खिलाड़ी, फिल्म सितारे, रॉक स्टार्स, ब्यूटी क्वींस या सीईओ बनना चाहते हैं, क्योंकि शोहरत, पैसा और रुतबा वहीं पर ही है। इसी कारण आज स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना इतना मुश्किल है। वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता का अब शैक्षणिक सफलता से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जैसा कभी था। क्योंकि स्कूल कॉलेज से निकलते वक्त स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल योग्यता नहीं होती है, इसलिए लाखों करोड़ों शिक्षित लोग अपने पेशे में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पैसों की तंगी झेलते रहते हैं। ज्यादा कड़ी मेहनत करने के बाद भी वे अपनी समस्याओं से नहीं उबर पाते।
उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, कमी तो ये है कि उन्हें पैसे का मैनेजमेंट करना नहीं सिखाया गया। इसे फाइनेंशियल योग्यता कहा जाता है। पैसा कमाने के बाद उनके साथ क्या किया जाए, इसे दूसरों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसे ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास कैसे रखा जाए और उस पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके सामने पैसों की समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति हाईली एजुकेटेड हो और अपने पेशे में तो सफल हो, लेकिन फाइनेंशियल दृष्टि से निरक्षर हो। ये लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन यह नहीं सीखा है कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए। फाइनेंशियल स्वप्न की खोज के फाइनेंशियल दुखों में बदलने की कहानी। मेहनती लोगों की आम कहानी एक तयशुदा ढेरे पर चलती है। नवविवाहित, खुश और हाईली एजुकेटेड पति पत्नी किराए के एक संकरे अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्चे में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए वे पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सके। अब उनके पास दो आमदनियां हैं और वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। टैक्स ज़्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में ये 15% होता है, क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश यह है कि यह वह पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। अब यंग पति पत्नी की ओर लौटते हैं। उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वे अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वे अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। फिर वे अपने नए घर से मेल खाती नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वे जागते हैं और पाते हैं कि उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब वह रेट रेस में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वे पहले से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। ये प्रोसेस खुद को दोहराती है। ज़्यादा ऊंची इनकम की वजह से ज़्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंची टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तभी उन्हें डाक में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वे जितना कर्ज ले सकते हैं उतना लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी एसेट यानी उनके मकान का प्राइस बढ़ गया है। चूंकि उनकी कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वे ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा ले और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दे। इसके अलावा वे मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे, उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वे अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए इनवाइट करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वे खुद को वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वे अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी पैसे की तंगी वहीं रहती है। वे मेरी बातें सुनने के लिए मेरे भाषणों में आते हैं। वह मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए? वे ये नहीं समझ पाते हैं कि समस्या दरअसल ये है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। यह प्रॉब्लम फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होने के कारण उत्पन्न हुई है। यह इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि वे एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के फर्क को नहीं समझते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।